13 दिसंबर 1872। आज से लगभग 150 साल पहले एक लड़खड़ाता हुआ दैत्याकार जहाज जिब्राल्टर के पोर्ट पर पहुंचा। इस समुद्री दैत्य पर 3 लोग सवार थे और इस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्ट। मैरी सेलेस्ट उस वक्त संभवतः समुद्र में तैरने वाली सबसे डरावनी चीज थी। मैरी पर सवार ये तीनों लोग एक दूसरे जहाज डे ग्राशिया के क्रू थे और इन्होंने मैरी सेलेस्ट को उस वक्त बचाया जब ये मध्य अटलांटिक ओशन में इधर उधर भटक रहा था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब इन्होंने इसे बचाया तब इस पर कोई नहीं था। हैरानी इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से निकला था तब इस पर 10 लोग सवार थे। लेकिन जब डे ग्राशिया जहाज इसके करीब पहुंचा तब मैरी सेलेस्ट के कैप्टन, उनका परिवार और उस पर सवार 7 और क्रू मेंबर्स अचानक कहीं गायब हो गए। नवंबर के उन तूफानी दिनों में इन लोगों के साथ क्या हुआ ये आज भी एक रहस्य है। ये कहानी है इतिहास के सबसे कुख्यात जहाज मैरी सेलेस्ट की। स्वागत है आपका साइनो पर। अब इतिहास में किसी समुद्री जहाज का यूं पूरी तरह गायब हो जाना कोई नई बात नहीं थी। कॉलिंस लाइन का पैसिफिक हो या फिर व्हाइट स्टार लाइंस का न्यूरोनिक, ऐसे कई बड़े जहाज समुद्र में कहीं खो गए। लेकिन मैरी सेलेस्ट की कहानी बहुत अलग थी। इस जहाज के कैप्टन समेत इसका पूरा क्रू तो गायब था, लेकिन इस पर मौजूद हर सामान अपनी जगह पर था। यहाँ तक कि इस पर सवार लोगों के कपड़े, शिप की लॉग बुक और इसमें भरी हजारों बैरल शराब तक सही सलामत थी। यानी इसके साथ ना तो किसी तरह की कोई लूटपाट और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। और तो और जब डे ग्राशिया इस तक पहुंची तब ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में समुद्र के बीचों बीच तैर रही थी। इस पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे ये पता चल सके कि इसकी क्रू के साथ क्या हुआ था। ये बात काफी अजीब थी। लेकिन इस जहाज के साथ अजीब सिर्फ इसकी क्रू का गायब होना ही नहीं था, बल्कि जब आप इसका पूरा इतिहास जानेंगे तब आप समझेंगे कि ये जहाज अपने आप में ही कितना खतरनाक था। मैरी सेलेस्ट की कहानी शुरू होती है 1860 के दशक से। कनाडा के नोवा स्कोटिया में रहने वाले जहाज निर्माता जोशुआ जैकब और आइजैक स्पाइसर नाम के 2 भाइयों के साथ मिलकर मैरी सेलेस्ट बनाते हैं। ये एक 99 फीट लंबा, 25.5 फुट चौड़ा और 198 टन वजनी 2 मस्तूल और 2 डेक हाउस वाली एक कार्गो शिप थी। जब इस जहाज को बनाया गया तब इसका नाम अमेजोन था और इसके पहले कैप्टन इन कमांड थे रॉबर्ट मैक्लेनन। रॉबर्ट के कैप्टन बनते ही इस जहाज के उस इतिहास की शुरुआत होती है जिससे आगे चलकर दुनिया डरने वाली थी। अपनी पहली यात्रा के दौरान मैरी सेलेस्ट यानी अमेजोन को नोवा स्कोटिया से लंदन तक का सफर तय करना था। लेकिन यात्रा की शुरुआत होते ही कैप्टन रॉबर्ट को निमोनिया हो गया और सिर्फ कुछ ही दिनों में एक बहुत छोटी सी उम्र में वो दुनिया छोड़कर चले गए। कैप्टन रॉबर्ट की बॉडी को अमेजोन से ही उनके घर भेजा गया। यानी इस जहाज की पहली डिलीवरी थी इसके मरे हुए कैप्टन का शरीर। मैक्लेनन के बाद जैक पार्कर को अमेजोन का नया कप्तान बनाया जाता है। लेकिन जैक की पहली यात्रा भी हादसों से भरी हुई थी। जब वे लंदन से वापस आ रहे थे तब एक ब्रिटिश कार्गो शिप से टकरा गए जिससे अमेजोन बुरी तरह डैमेज होता है और इसे रिपेयर करने में बहुत खर्चा आता है। हालांकि इस हादसे के बाद अगले 4 साल अमेजोन के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, पर तभी इसका कैप्टन बनता है विलियम थॉमसन। थॉमसन एक धूर्त आदमी था और वो किसी भी तरह इस जहाज को बिकवाना चाहता था। इसलिए साल 1869 के नवंबर में ये धूर्त कप्तान अमेजोन को एक बर्फीले तूफानों वाली जगह पर ले गया, जहां पर तूफानों की वजह से इसे थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन थॉमसन ने मालिकों को ऐसा कहा कि अमेजोन बुरी तरह डैमेज हो चुका है और अब इसकी मरम्मत उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। अमेजोन के मालिक अब तक इस जहाज के कारण बहुत नुकसान देख चुके थे, इसलिए उन्होंने इसे बेचने का फैसला किया। अलेक्जेंडर मैकबीन नाम के एक आदमी ने इसे तुरंत खरीद लिया। यह आदमी उस धोखेबाज कैप्टन थॉमसन के साथ मिला हुआ था। आगे चलकर मैकबीन ने अमेजोन को जॉन बीटी नामक आदमी को बेच दिया। लेकिन जॉन को भी इसे खरीदे हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था कि इसका एक्सीडेंट हो गया। परेशान होकर जॉन इसे न्यूयॉर्क ले गया, जहां पर एक ऑक्शन में रिचर्ड डब्ल्यू हाइनेस ने इसे $1750 में खरीद लिया और इसका नाम बदलकर अमेजोन से मैरी सेलेस्ट रख दिया, जिसका मतलब था स्वर्ग की रानी। यहाँ से अब अमेजोन मैरी सेलेस्ट बन चुका था
और इसके इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। जब हाइनेस ने मेरी सेलेस्ट खरीदा था तब इसकी हालत बहुत खराब थी। हाइनेस ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस पर हजारों डॉलर लगाकर इसे बिल्कुल जीरो से ठीक करवाया था और एक तरह से उन्होंने एक नया जहाज बनाया था। लेकिन इस जहाज का असर हाइनेस पर भी पड़ने लगा। जिस तरह इस जहाज ने अपने पुराने मालिकों को बर्बाद किया था, वैसे ही हाइनेस भी अब भारी कर्जे में आ चुके थे, इसलिए उन्हें भी इसे मजबूरन आगे बेचना पड़ा। अब मेरी सेलेस्ट के नए मालिक थे फॉर्मर सी कैप्टन जेम्स विंचेस्टर। हाइनेस ने विंचेस्टर को मेरी सेलेस्ट ये कहकर बेचा था कि बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, लेकिन इसे खरीदने के बाद विंचेस्टर को पता लगा कि हाइनेस ने उनसे झूठ बोला था। ये जहाज अब भी बहुत खराब हालत में था और ये अब विंचेस्टर के गले की हड्डी बन चुका था, इसलिए वो इस पर $11,500 खर्च कर इसे रिपेयर करवाते हैं। इस रीबिल्डिंग के कारण मेरी सेलेस्ट अब एक पूरा नया जहाज बन चुका था, लेकिन इस पर इतना ज्यादा धन खर्च होने के कारण विंचेस्टर की माली हालत भी खराब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मजबूरन इसका एक हिस्सा कैप्टन बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स को बेचना पड़ता है। पिछले 11 सालों में इस जहाज के 5 कैप्टन बदल चुके थे। बेंजामिन स्पूनर ब्रिक्स मेरी सेलेस्ट के 6ठे कप्तान थे। जल्द ही कैप्टन ब्रिक्स मेरी की कमान संभालते हैं और अपनी पहली यात्रा की तैयारी करने लगते हैं। सुदूर तक फैले अटलांटिक ओशन में मेरी सेलेस्ट के साथ अपनी इस यात्रा के दौरान उन्हें न्यूयॉर्क से जिब्राल्टर और वहां से आगे जेनेवा इटली पहुंचना था। कैप्टन ब्रिक्स इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर वो इस कहानी के सबसे रहस्यमय किरदार बनने वाले थे। कैप्टन ब्रिक्स का हाल मेरी सेलेस्ट के पुराने मालिकों से भी ज्यादा भयानक होने वाला था। इस यात्रा के दौरान ब्रिक्स की वाइफ सारा एलिजाबेथ और उनकी 2 साल की बेटी सोफिया भी उनके साथ थी, जबकि उनका 8 साल का बेटा घर पर ही रुका था। ब्रिक्स परिवार के अलावा इस शिप पर 7 और लोग थे जो कि इसकी क्रू थे। ये थे फर्स्ट मैन अल्बर्ट रिचर्डसन, सेकंड मैन एंड्रयू गिल्लिंग, कुक एडमंड हेड और 4 नाविक। इसके अलावा उनके साथ एक पालतू बिल्ली भी थी। इस सफर के दौरान मेरी के साथ जो कार्गो था वो था एल्कोहल। मेरी सेलेस्ट को शराब के 1701 बैरल जिनेवा तक पहुंचाने थे। ये बैरल्स मेरी के हल यानी पतवार में रखे गए। पतवार शिप का वो हिस्सा होता है जहां पर किसी कार्गो को लोड किया जाता है। मेरी पर मौजूद ये एल्कोहल पीने के लिए नहीं बल्कि औद्योगिक इस्तेमाल के लिए था। हालांकि एल्कोहल एक बेहद ही खतरनाक कार्गो होता है। अगर इसे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता है तो इससे गैसेस निकलने लगती हैं जो किसी भी शिप को भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। इसलिए शराब के इन बैरल्स को लकड़ी के वेजेस द्वारा एक दूसरे से अलग किया हुआ था। कार्गो लोड करने के बाद 5 नवंबर 1872 को कैप्टन ब्रिक्स और उनकी क्रू मेरी सेलेस्ट के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कैप्टन ब्रिक्स की ये मेरी के साथ पहली और अपने जीवन के साथ आखिरी यात्रा होने वाली थी। ये नवंबर का महीना था, इसलिए अटलांटिक ओशन में मौसम खराब था। चारों तरफ तूफानी कोहरा था, इसलिए न्यूयॉर्क से थोड़ी ही दूरी तय करने के बाद कैप्टन ब्रिक्स को स्टेटन आइलैंड पर रुकना पड़ता है। लगभग 2 दिन रुकने के बाद जब मौसम साफ हुआ तो कप्तान आगे के लिए निकल पड़ते हैं। जब मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से रवाना हुआ था तब उससे सिर्फ कुछ ही दिनों बाद एक दूसरा कार्गो शिप भी ठीक उसी रास्ते पर जिनेवा के लिए निकलता है। इस जहाज का नाम था डे ग्राशिया और इसकी यात्रा मेरी सेलेस्ट के 8 दिन बाद शुरू होनी थी। डे ग्राशिया के कैप्टन थे डेविड मोरहाउस। 15 नवंबर 1872 को डे ग्राशिया अपनी यात्रा शुरू करता है। इस पर पेट्रोलियम कार्गो था और ये मेरी सेलेस्ट से लगभग 1200 मील पीछे था। अपनी यात्रा के पहले दिन से ही ये दोनों जहाज समुद्री तूफानों का सामना कर रहे थे। न्यूयॉर्क से रवाना होने के ठीक 20 दिन बाद मेरी सेलेस्ट एजोरस आइलैंड्स को पार करती हैं। इस दौरान ये एक विनाशकारी तूफान का सामना कर रही थी जो इस विशाल जहाज को समुद्र में इधर उधर पटक रहा था। दिसंबर की शुरुआत में डी ग्राशिया भी एजोरस आइलैंड्स को क्रॉस कर लेती हैं और मेरी सेलेस्ट के रास्ते पर ही उसके पीछे पीछे आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन तभी 5 दिसंबर 1872 को डी ग्राशिया के कप्तान मोरहाउस को एक जहाज अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। कैप्टन मोरहाउस अपनी दूरबीन से इस जहाज के डेक पर देखने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता।
ये जहाज काफी अजीब तरीके से आगे बढ़ रहा था और इसकी पाल भी फटी हुई थी, इसलिए कैप्टन मोरहाउस को थोड़ी शंका हुई। वे इस रहस्यमय जहाज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर उनकी तमाम कोशिशें नाकामयाब रही। थक हार कर आखिर में वे अपने फर्स्ट मैन ओलिवर डेवो और सेकंड मैन जॉन राइट को एक नाव देकर इस जहाज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजते हैं। इसी दौरान डे ग्राशिया भी इसके नजदीक आ गया। यहाँ पर कैप्टन मोरहाउस को पता चलता है कि ये जहाज कोई और नहीं बल्कि उनके आगे निकला मैरी सेलेस्ट था और इस वक्त इसके कैप्टन समेत इसकी पूरी क्रू गायब थी। मैरी सेलेस्ट की इस खोज को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे कहते हैं कि जब पहली बार डे ग्राशिया ने इसे देखा तब ये बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा था और जब डे ग्राशिया की क्रू इस पर चढ़ी तब मैरी सेलेस्ट की डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना भी था, लेकिन इसे खाने वाला कोई नहीं था। हालांकि आगे चलकर इनमें से कोई भी कहानी सही प्रूफ नहीं हुई। हकीकत में इस जहाज के साथ क्या हुआ था ये हम सिर्फ डे ग्राशिया की क्रू के मुंह से ही सुन सकते थे। डे ग्राशिया के क्रू मेंबर्स द्वारा दिए गए शुरुआती बयानों के मुताबिक जब वे इस जहाज पर चढ़े थे तब ये पूरी तरह खाली था, इस पर कोई भी इंसान नहीं था। जहाज की सेल्स अस्त व्यस्त थी, ऐसा लग रहा था मानो किसी ने इन्हें जल्दबाजी में नीचे खींचा था। साइड की रेलिंग का एक हिस्सा टूटा हुआ था। जहाज के पंप ठीक से काम कर रहे थे, लेकिन फिर भी इसमें 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ था। अंदर से केबिन पूरी तरह भीगा हुआ था। केबिन की खिड़कियां अलग अलग चीजों से ढकी हुई थी, पर इसका रोशनदान खुला हुआ था। कैप्टन ब्रिक्स का बिस्तर भी बिखरा हुआ था, यानी वे सुबह हड़बड़ाहट में उठे थे। हर क्रू मेंबर का सामान सुरक्षित था और इसका कार्गो भी सही सलामत था। जहाज पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था जिससे पता चल सके कि इन लोगों के बीच कोई हाथापाई या फिर लूटपाट हुई होगी। फर्स्ट ऑफिसर डेव ने देखा कि लॉगबुक में आखिरी एंट्री 10 दिन पहले 25 नवंबर को सुबह 8 बजे तक की थी, यानी जो कुछ हुआ वो 25 नवंबर के दिन ही हुआ था। कहते हैं कि डे ग्राशिया के कैप्टन मोरहाउस और मैरी सेलेस्ट के कप्तान ब्रिक्स एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन कैप्टन मोरहाउस के क्रू को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि इन लोगों को मैरी सेलेस्ट पर सवार यात्रियों की कोई खास चिंता नहीं थी। वे तो बस इस पर लदे हुए कार्गो को सही सलामत किनारे तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि इसके बदले उन्हें सालवेज यानी इनाम मिलता। थोड़ी तस्दीक करने के बाद फर्स्ट ऑफिसर डेवो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैरी सेलेस्ट बिल्कुल सही कंडीशन में था और वे लोग बिना किसी देरी के इसे किनारे की तरफ ले जा सकते थे। कैप्टन मोरहाउस भी डेवो की बात से सहमत हो जाते हैं और कुछ जरूरी सामान देकर वो मैरी सेलेस्ट की कमान फर्स्ट ऑफिसर डेवो के हाथ में सौंप कर आगे बढ़ जाते हैं। डे ग्राशिया के निकलने के कुछ घंटों बाद ही डेवो और उनकी क्रू भी मैरी सेलेस्ट को लेकर जिब्राल्टर की ओर निकल जाते हैं। इस दौरान वे एक समुद्री तूफान का सामना करते हैं और उन्हें एक रात के लिए रुकना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वे डे ग्राशिया के पहुंचने के सिर्फ एक दिन बाद जिब्राल्टर के बंदरगाह तक पहुंचने में कामयाब रहे। फर्स्ट मैन डेवो और उनकी क्रू का काम काबिले तारीफ था, क्योंकि वे लोग सिर्फ 3 थे और वो एक गोस्ट शिप को बीच समुद्र तूफानों से लड़कर लाए थे। फिर भी वे इतना जल्दी जिब्राल्टर के पोर्ट तक पहुंच गए। जब मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर के बंदरगाह पहुंचा तो वहां पर जिसने भी इसके बारे में सुना और इसे देखा उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा जहाज खड़ा था जिससे बिना नामो निशान 10 लोग गायब हो गए थे, और ये कैसे और क्यों हुआ कोई नहीं जानता था। यह आज 150 साल बाद भी एक रहस्य है। हालांकि कालांतर में इसे लेकर कई सारी संभावनाएं जताई गई, जिनमें से कुछ सही थी तो कुछ मनगढ़ंत। मसलन जब मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर के पोर्ट पर लाया गया तब यहाँ पर इसकी पूरी जांच हुई, जिससे ये कंफर्म हो गया कि ये जहाज पूरी तरह सही सलामत था। लेकिन इस दौरान कैप्टन ब्रिक्स के कमरे में मौजूद एक तलवार इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगती है। दावा किया जाता है कि उस तलवार पर खून था और संभवतः कैप्टन ब्रिक्स ने ही पूरी क्रू को मारकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन जब इस तलवार को लैब में भेजा गया तो वहां इस पर किसी तरह के खून के निशान नहीं मिले और न ही जहाज पर किसी तरह की खूनी निशान थे, यानी मैरी के क्रू पर किसी ने हमला नहीं किया। इसके बाद दूसरी संभावना ये आती है कि मैरी के मालिक विंचेस्टर ने इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्रू की मदद से कैप्टन ब्रिक्स और उनके परिवार को मरवा दिया। लेकिन बात फिर घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि जहाज पर किसी भी तरह के संघर्ष के कोई निशान नहीं थे, यानी ये संभावना भी गलत थी। तीसरी पॉसिबिलिटी ये जताई जाती है कि यात्रा के दौरान मैरी सेलेस्ट पर जो कार्गो था
वो बहुत कीमती था, इसलिए शायद मेरी सेलेस्ट के पहुंचने से पहले ही डे ग्राशिया एजोरेस आइलैंड पहुंचकर वहां मेरी के आने का इंतजार करने लगा। और फिर जब मेरी सेलेस्ट आया तो डे ग्राशिया की क्रू ने मेरी की क्रू को मार दिया ताकि उन्हें इतना महंगा कार्गो बचाने के लिए एक भारी भरकम इनाम मिल सके। लेकिन ये संभावना भी गलत थी, क्योंकि डे ग्राशिया मेरी सेलेस्ट के मुकाबले बेहद ही धीमा था। वो मेरी सेलेस्ट से पहले एजोरस किसी भी हालत में नहीं पहुंच सकता था। इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि शायद मेरी के कप्तान ब्रिक्स और उनकी क्रू डे ग्राशिया की क्रू के साथ मिली हुई थी और इन लोगों ने मिलकर अपने गायब होने का ये नाटक किया था ताकि उन्हें जो इनामी राशि मिले वो उसे आपस में बांट सके। लेकिन ये कहानी भी झूठी दिखती है, क्योंकि जब कैप्टन ब्रिक्स इस यात्रा पर निकले थे तब उनके पीछे उनका 8 साल का बेटा अपने दादा दादी के घर था और वो शायद उसे यूं न छोड़ते। इन सब के अलावा एक संभावना ये भी हो सकती है कि मेरी सेलेस्ट बर्ड समुद्री लुटेरों ने हमला किया और इसकी क्रू को किडनैप कर लिया। लेकिन ये भी गलत था, क्योंकि अगर ये सब समुद्री लुटेरों ने किया होता तो वे इसका कार्गो लूटते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग इस हादसे के पीछे एलियंस और भूत प्रेत का साया भी बताते हैं, पर ये सब बेकार की बातें हैं। अब अगर इन सब थ्योरीज को हम एक साथ देखें तो ये तो कहा जा सकता है कि मेरी सेलेस्ट के साथ ना तो कोई लूटपाट हुई, ना कोई मर्डर हुआ और न ही इसका कोई एक्सीडेंट हुआ। तो फिर आखिर इसके साथ हुआ क्या था, जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से निकला था तब इसके हल यानी पतवार में सैकड़ों बैरल शराब थी और यात्रा के शुरुआती कुछ दिनों में मौसम भी ठीक था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब अटलांटिक ओशन में तीव्र तूफान आने लगे तो जहाज और इसका पूरा कार्गो तेजी से हिलने लगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी बदलाव आने लगा। फिर कुछ दिनों बाद जब ये जहाज यूरोप की तरफ अटलांटिक ओशन में पहुंचा तो वहां पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया, जिससे लकड़ी के बैरल्स में मौजूद इस अल्कोहल में फ्यूम्स क्रिएट होने लगती हैं और ये फ्यूम्स या तो बैरल्स की लकड़ी से या फिर इसमें मौजूद छोटे छोटे छेदों से बाहर निकलने लगी। तब अगर मौसम साफ होता तो कैप्टन पतवार का मुंह खोलकर इस धुएं को बाहर निकाल देते, लेकिन शायद उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिला। और जब पतवार में ये धुआं बढ़ने लगा तो इससे जहाज में अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। अगले लगभग और 2 हफ्तों तक कैप्टन इस जहरीले धुएं को बाहर नहीं निकाल पाए, जिससे ये बहुत बड़ी मात्रा में मेरी के पतवार में जमा हो गया और जहाज जोर जोर से चरमराने लगा। कैप्टन ब्रिक्स ये जानते थे कि ये सब शराब के कार्गो की वजह से हो रहा है। उन्हें गड़गड़ाहट की जो आवाजें सुनाई दे रही थी उसकी एंट्री उन्होंने लॉगबुक में भी की थी, लेकिन शायद जब ये आवाजें बहुत तेज हो गई तो मेरी की क्रू डर गई और हो सकता है कि शराब के इस जहरीले धुएं से उन लोगों को भयानक सर दर्द भी होने लगा, जिससे मजबूरन उन्हें कुछ घंटों के लिए जहाज से उतरने का फैसला लेना पड़ा। और फिर वे लोग जहाज के अधिकतर पाले नीचे करके रस्सी के जरिए बंधी एक नाव में बैठकर मेरी सेलेस्ट के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वे इससे इतने दूर थे कि अगर कोई विस्फोट भी होता तो भी वे सुरक्षित रहते, लेकिन शायद उनकी किस्मत खराब थी। वे लोग जिस वक्त एजोरस आइलैंड के पास जिस जगह पर थे, अगर उस वक्त वहाँ की वेदर रिपोर्ट देखे तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर सुबह के समय कुछ देर तो मौसम ठीक था, लेकिन बाद में भयंकर आंधी और तूफान आने लगा। हो सकता है कि तूफान में ये लोग दोबारा जहाज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवाओं के कारण मेरी सेलेस्ट इतनी रफ्तार पकड़ चुका था कि वो इस तक नहीं पहुंच पाए और उनकी नाव समुद्र में कहीं खो गई और इस तरह मेरी सेलेस्ट की पूरी क्रू गायब हो गई। जब डे ग्राशिया ने इसे ढूंढा था तब भी ऐसा ही लग रहा था कि मानो ये किसी तूफान के कारण समुद्र में भटक रहा हो। जब मेरी सेलेस्ट के मालिक विंचेस्टर को इस हादसे के बारे में पता चला तब वे तुरंत जिब्राल्टर पहुंचे और डे ग्राशिया की क्रू को उनका सेल्वेज यानी इनाम देकर एक नया कैप्टन ढूंढकर इस कार्गो को जिनेवा तक पहुंचाते हैं। इस घटना के बाद विंचेस्टर मेरी को बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके भूतिया होने की कहानी इतनी फैल चुकी थी कि कोई भी इसे खरीदने को तैयार नहीं था। आखिरकार विंचेस्टर ने इसे घाटे में बेचकर अपना पीछा छुड़ाया, लेकिन शायद इस जहाज से जुड़ी हुई भूतिया बातें पूरी तरह गलत नहीं थी, क्योंकि साल 1879 में एक यात्रा के दौरान मेरी सेलेस्ट का जो उस वक्त कप्तान था वो बीमार पड़ गया और कुछ ही समय में उसकी भी मौत हो गई। इस तरह अब तक इस जहाज से जुड़े 3 कैप्टन मारे जा चुके थे। सबसे आखिर में मेरी सेलेस्ट को वेस्ले गोव नाम के एक आदमी ने खरीदा। उसे भी भारी नुकसान हुआ, इसलिए उसने मेरी के कैप्टन के साथ मिलकर इसे डुबाने की साजिश रची
3 जनवरी 1885 को ये लोग इस साजिश में कामयाब रहे और उन्होंने मेरी सेलेस्ट को समुद्र में डुबा दिया। हालांकि सेलेस्ट के साथ उसकी लॉगबुक भी डूब गई। उस दौर में किसी जहाज को डुबाना एक बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था। ऐसा करने पर शिप ओनर को मौत की सजा सुनाई जाती थी और वेस्ले ने भी इसे सिर्फ इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए डुबाया था, इसलिए वो भी सजा का हकदार था, लेकिन वो किसी तरह बच गया। हालांकि मेरी सेलेस्ट के डूबने के सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही इसका आखिरी मालिक, आखिरी कैप्टन और आखिरी फर्स्ट मैन तीनों मारे गए। अब ये जहाज सच में साबित था या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसके साथ सब कुछ ठीक था ये भी हम नहीं कह सकते।